हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 48 है। इससे पहले हम 47 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वह युद्ध जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो है कौन सा युद्ध था जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था? ठीक है, तो वह युद्ध था पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है ना, पानीपत की पहली लड़ाई थी जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, और पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 1526 में। ठीक है ना, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पे खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 1527 में। ठीक है ना, बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच। ठीक है ना, बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच ये युद्ध हुआ था। फिर बात करें चंदेरी का युद्ध, तो ये हुआ था 1528 में। ये भी हुआ था बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच। ठीक है, बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच हुआ था। और इसमें एक और ऐड कर देती हूँ मैं, घाघरा का युद्ध। ठीक है ना, तो ये सारे युद्ध बाबर के हैं। ठीक है ना, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो घाघरा का युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 1529 में। ठीक है, 1529 में ये हुआ था बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच। ठीक है, बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ये सारे युद्ध बाबर के हैं। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पे चौसा का युद्ध, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1539 में। ठीक है, ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के बीच। ठीक है, हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। और जो हुमायूं है ये अकबर का बेटा था। ठीक है, सॉरी, बाबर का बेटा था। ठीक है ना, हुमायूं ये बाबर का बेटा था। अगर यहाँ पे बात करें हम बाबर की, तो बाबर ये मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य का ये संस्थापक था। बाबर की एक आत्मकथा है, वो कौन सी है? तो ये है बाबर की बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा ये इसकी आत्मकथा है, जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तुजुक ए बाबरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये बाबर की आत्मकथा थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन यह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और ये किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है ना, महात्मा गांधी ने ये आंदोलन प्रारंभ किया था। तो अगर यहाँ पे हम महात्मा गांधी के बारे में बात कर लें, तो महात्मा गांधी को बापू, राष्ट्रपिता और अर्धनग्न फ़कीर, साबरमती का संत, इन नामों से इन्हें जाना जाता है। ठीक है ना, किसे? महात्मा गांधी को। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पे महात्मा गांधी ने जो पत्रिकाएं चलवाई थी, कौन कौन सी पत्रिकाएं थी ये? तो ये थी नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये इनकी पत्रिकाएं थी महात्मा गांधी की। फिर बात करें महात्मा गांधी द्वारा पुस्तक कौन कौन सी थी महात्मा गांधी की? तो ये थी हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, गोखले, माय पॉलिटिकल गुरु। ठीक है,
ये इनकी पुस्तक थी, ठीक है ना, महात्मा गांधी की। फिर यहाँ पे इनके आंदोलन के बारे में भी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इनके आंदोलन कौन कौन से थे? सबसे पहला इनका आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह ये इनका सबसे पहला आंदोलन था, ठीक है। फिर खेड़ा सत्याग्रह, फिर रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। फिर था असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, ठीक है। और रॉलेट सत्याग्रह 1919 में, और असहयोग आंदोलन 1920 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में, जो कि आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी डिटेल थी, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो इनमें से कौन सी झील है जो उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ठीक है, तो ये है लोकटक झील, ठीक है ना। लोकटक झील यह उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि मणिपुर में, ठीक है ना, मणिपुर में है, ठीक है। लोकटक झील पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो ये है केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये लोकटक झील पर स्थित है, और ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कि मणिपुर में है, लोकटक झील पर, ठीक है। फिर बात करें हम यहाँ पे कोल्लेरू झील की, तो ये कहाँ पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के पूर्वोत्तर में स्थित है ये, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश के पूर्वोत्तर में स्थित है, और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, ठीक है ना, कोल्लेरू झील। फिर बात करें डल झील, तो ये कहाँ पर है? तो ये है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ये है स्थित है डल झील, और ये जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना, डल झील। फिर बात करें यहाँ पे हम पुलिकट झील, तो पुलिकट झील ये कहाँ पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये झील फैली हुई है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु एरिया में ये झील फैली हुई है, और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है ना। दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है ना, पुलिकट झील। और फिर यहीं पे बात करें कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है ना, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये है चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक सींग वाला गैंडा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो यह है असम में, ठीक है। असम में यह स्थित है, और इस राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, ठीक है ना। यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है विश्व धरोहर स्थल प्रसिद्ध अजंता गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो जो अजंता गुफाएं हैं ये विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। तो ये विश्व धरोहर स्थल कब बनी? तो इन्हें 1983 में, ठीक है ना, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो ये अजंता गुफाएं किस स्थान पर स्थित है? तो यह स्थित है औरंगाबाद, ठीक है ना, औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये स्थित है अजंता गुफाएं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है डैश भारत का एकमात्र राज्य है
जहां संगाई हिरण पाया जाता है। तो भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां संगाई हिरण पाया जाता है? तो ये है मणिपुर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर। ये भारत का एकमात्र राज्य है जहां संगाई हिरण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो अक्टूबर 2020 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ये कौन थे? तो ये थे सुनील अरोड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट है, महिला युगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 किसने जीता? तो महिला युगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 यह किसने जीता था? तो यह जीता है टीमिया बाबोस और क्रिस्टीना मलादेनोविक ने। ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन ए, टीमिया बाबोस और क्रिस्टीना मलादेनोविक ने। ठीक है ना, महिला युगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 इन्होंने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये किया था 18 मई 1974 को। ठीक है ना, 18 मई 1974 को किया था इन्होंने। और ये पोखरण किया था कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में इसका परीक्षण किया था। और इसका जो कोड नेम क्या था, इस परीक्षण का कोड नेम, तो इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नेम था परीक्षण का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक गोवा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 2020 तक गोवा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे प्रमोद सावंत। ठीक है, प्रमोद सावंत ये 2020 तक गोवा के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है, विरासत शहर ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में स्थित है? तो ओरछा ये शहर ये किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में यह स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक खेले जाते हैं? तो केरल का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है जहां 8 दिनों में 8 नाटक खेले जाते हैं? तो ये कौन सा है? तो ये है कृष्णनट्टम। ठीक है, इसे मुडी एट्टू भी कहते हैं। ठीक है ना, कहीं कहीं इसे मुडी एट्टू भी कहते हैं कृष्णनट्टम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे अधिक ग्रेफाइट भंडार है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे अधिक ग्रेफाइट भंडार है? तो ये कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक ग्रेफाइट भंडार है। नेक्स्ट है, डैश वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। तो वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है इनमें से? तो ये है फोर्ट्रान। ठीक है ना, फोर्ट्रान यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में अंतर्निहित होते हैं। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में अंतर्निहित होते हैं? तो इस वैज्ञानिक का नाम है जे थॉमसन। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, जे थॉमसन। नेक्स्ट है, भारी जल इसलिए कहा जाता है क्योंकि? तो भारी जल किस लिए कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इसमें प्रोटियम के स्थान पर हाइड्रोजन के भारी समस्थानिक ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो भारी जल इसलिए कहा जाता है इसे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो कौन सा समुद्र तट है जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो ये है चंद्रभागा समुद्र तट। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रभागा समुद्र तट। नेक्स्ट है, कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो यहाँ पे पूछा है कालिदास के नाटक में अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था?
तो शकुंतला का पुत्र था भारत। ठीक है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है ना, भारत का शेक्सपियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का वर्णन करता है? तो कौन है जो संघ, यानी कि कौन जो संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का वर्णन करता है? तो ये वर्णन करता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका की सामग्री को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका की सामग्री को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो ये है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब प्रस्ताव पारित कर घोषणा की कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा नहीं करनी चाहिए? तो ये किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी जुलाई 1921 में। ठीक है ना, जुलाई 1921 में प्रस्ताव पारित कर घोषणा की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, एंटोमोफिली परागण की सहायता से होता है। तो एंटोमोफिली परागण की सहायता से होता है, तो ये होते हैं कीड़े। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, कीड़े। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना यह कब की गई थी? तो यह की गई थी 2011 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2011। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया है, 2011 नहीं है। ठीक है ना, सॉरी, ये है 2010। ठीक है ना, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 2010 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में घोषणा की गई कि उसके बाद भारत पर राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासन किया जाएगा? तो किस वर्ष में? तो ये हुई थी 1858 में। ठीक है, 1858 में। तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।